गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने पिछली लाइव क्लास में पढ़ा था कि पौधों के अंतर्गत जनन है वो किस तरीके से संपन्न होता है, और उसमें हमने लिया था कि अलैंगिक जनन है उसकी दो विधियाँ अनिषेकबीजता और कायिक प्रवर्धन ले रहे थे, और कायिक प्रवर्धन की भी अनेकों विधियाँ ली थी। और उसमें लास्ट हमने लिया था जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है उसकी दाव विधि ली थी। अब हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की रोपण विधि लेते हैं। तो रोपण देखिए, ये एक प्रकार का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। इस विधि में दो विभिन्न पादप भागों को इस प्रकार से संयोजित कर देते हैं या इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि वो एक पौधे की भांति व्यवहार करे या नए पौधे की भांति वृद्धि कर सके। तो यहाँ हमें रोपण की बात करें, रोपण के अंतर्गत दो पादप भाग होते हैं और वो पादप भाग आपस में संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर एक नए पौधे की भांति वृद्धि करते हैं। रोपण में हम लें तो देखिए, रोपण के अंतर्गत एक पादप भाग है, वो तो कहलाता है कलम, और दूसरा जो पादप भाग होता है वो वाला भाग स्कंद कहलाता है। दोनों को संयुक्त कर दिया जाता है तो नया पौधा तैयार होता है या नए पौधे की बात व्यवहार किया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि रोपण के अंतर्गत जो दो पादप भाग ले रहे हैं, एक कलम और दूसरा स्कंद। तो कलम क्या होती है और स्कंद क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कलम की। तो वह पादप भाग जो श्रेष्ठ गुणों वाला हो, वह जिसको रोपित किया जाता हो, रोपित किया जाना है, कलम कहलाता है। अच्छे गुणों वाला होता है, जिसको रोपित किया जाना है वो कलम कहलाता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है स्कंद। ये निम्न गुणों वाला होता है, ये यहाँ कलम के लिए आधार की भांति कार्य करता है। यहाँ इन दोनों भागों को इस प्रकार से दृढ़ता से बांध देते हैं कि ये संयुक्त होकर, अर्थात इन पौधों की या इन दोनों पादप भागों की जो
कैम्बियम होती है, एधा होती है, या फिर यूं कहें जो एधा वाले उत्तक हैं संयुक्त होकर वृद्धि करने लग जाते हैं और एक नवीन पौधे का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ दोनों पादप भागों के संवहनी उत्तक हैं वो संयोजित हो जाते हैं। रोपण की हम बात करें तो रोपण विधि के द्वारा तैयार किए गए पौधे आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे अधिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे रोपण विधि के द्वारा वर्तमान समय में आम, अमरूद, सेब, नींबू, गुलाब आदि की अनेकों नई किस्में बनाई जा रही हैं। रोपण हेतु अनेकों विधियां काम में ली जाती हैं, जिसमें हम प्रमुख विधियों को लेते हैं। देखिए, रोपण के लिए काम आने वाली विधियों में जीव्यारोपण, जीवीरोपण या फिर विहिप रोपण विधि दूसरी विधि है फच्चर विधि या जिसको वेज विधि भी कहते हैं। अन्य विधि लेते हैं वो किरीट रोपण, अन्य में कलम रोपण। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की ग्राफ्टिंग विधि में हम जो अलग अलग पादप भाग ले रहे थे और उनको संयुक्त करके एक नवीन पादप का निर्माण कर रहे थे, यानी कि दोनों के उत्तक है वो संयुक्त हो जाते हैं और एक नए पौधे की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो रोपण की विधियां हेतु जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं उनमें जीव्यारोपण है, फच्चर विधि है, किरीट रोपण है, कलम रोपण है, उनमें आते हैं। इन विधियों का या इन तरीकों का हम विस्तारित रूप लेते हैं। पहला तरीका लेते हैं जीव्यारोपण। जीव्यारोपण को विहिप रोपण भी कहते हैं। इस विधि में कलम और स्कंद है, उनका व्यास या मोटाई है वो समान होती है और ये तरीका संपादित करने के लिए दोनों भागों में प्राय 5 से 8 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगाया जाता है। इसके बाद स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं और उसमें कलम इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है कि दोनों आपस में संयुक्त हो जाएं और एक नवीन पादप की भांति व्यवहार करें। तो जीव्यारोपण है, जीव्यारोपण को विहिप रोपण भी कहते हैं। अन्य विशेषता लें कलम। जिसको श्रेष्ठ गुण वाला पादप भाग कह रहे थे, वह स्कंद, निम्न गुण वाला। कहने का तात्पर्य है कलम व स्कंद का व्यास
या मोटाई है वो यहाँ एक समान होती है। दोनों पादप भागों में पाँच से 8 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगाते हैं। इसके बाद स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है। दोनों भागों कलम व स्कंद को दृढ़ता से बांध देते हैं। तो ये थी रोपण की जीवारोपण विधि, जिसमें कलम और स्कंद है उसकी मोटाई एक समान रखी जाती है और दोनों में ही वी आकार का चीरा लगाया जाता है और धागे की सहायता से दोनों पादप भागों को बांध दिया जाता है, जिनके उत्तक हैं संयुक्त हो जाते हैं और दोनों पादप भाग जुड़कर एक नवीन पौधे की भांति व्यवहार करते हैं। इसके बाद में रोपण की अन्य दूसरी विधि लेते हैं, जिसे हम फच्चर विधि भी कह सकते हैं। या जिसे वेज विधि भी कहते हैं। यहाँ भी हम बात करें तो कलम और स्कंद है उनका व्यास एक समान रखा जाता है और यहाँ वेज के आकार का कट है वो कलम के अंतर्गत लगाया जाता है, यानी कि कलम व स्कंद का व्यास या मोटाई
एक समान स्कंद में वी आकार का चीरा कलम वेज के आकृति की लेते हैं और दोनों भाग स्कंद और कलम को आपस में संयोजित कर देते हैं या धागों की सहायता से बांध देते हैं, जिससे दोनों उत्पादक भाग संयुक्त हो जाते हैं और नए पौधे की भांति व्यवहार करते हैं, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। ये स्कंद है, स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया गया है। फिर इसके साथ श्रेष्ठ गुणों वाली समान मोटाई की कलम जो वेज आकृति में कटी हुई हो, उसको इसके साथ संयुक्त कर देते हैं। जिसे यह नवीन पौधे की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। और यह तरीका फच्चर विधि या वेज विधि कहलाता है। इसके बाद में ग्राफ्टिंग की अन्य तकनीक या अन्य तरीका लेते हैं। अन्य तरीके में हम किरीट रोपण, ग्राफ्टिंग या रोपण की इस विधि के अंतर्गत स्कंद और कलम है उसकी मोटाई एक समान नहीं होती है। यहाँ स्कंद है उसकी मोटाई अधिक होती है, जबकि जो कलम होती है उसकी मोटाई कम होती है। साथ ही यहाँ एक स्कंद के ऊपर कई कलम प्रत्यारोपित की जा सकती है, तो इसे मुकुट रोपण या किरीट रोपण भी कह सकते हैं। तो देखिए इस विधि की हम विशेषता लें तो स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है। स्कंद में अनेकों वी आकार के चीरे लगाते हैं और उन चीरों के अंतर्गत कलम फिट कर दी जाती है। इस प्रकार
एक निर्धारित अवधि के बाद में स्कंद और कलम के जो शैवन ऊतक हैं वो संयुक्त हो जाते हैं और ये संयुक्त संरचना है एक नए पौधे की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाती है। अर्थात जो किरीट रोपण है उसमें एक ही स्कंद के ऊपर बहुत सारी कलम प्रत्यारोपित कर दी जाती हैं। जैसे हम इसे डायग्राम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्कंद लिया जाता है वो स्कंद अधिक मोटाई वाला होता है। और कलम है उनकी मोटाई कम ली जाती है। तो ये तो कलम है, ये स्कंद, दोनों को संयुक्त कर दिया। तो इस तकनीक को किरीट रोपण कहते हैं। फिर रोपण के अन्य विधि कलम रोपण लेते हैं। इस विधि में एक कलिका का रोपण किया जाता है। यहाँ स्कंद की छाल में टी आकार का एक चीरा लगाते हैं और उसमें कलम रोपित कर दी जाती है या कलम को बांध दिया जाता है रस्सी या धागे की सहायता से, जिससे स्कंद और कलम है उनके दोनों के संयोजी ऊतक हैं या यूं कहें सेवन ऊतक हैं वो जुड़कर एक हो जाते हैं और वृद्धि प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो यहाँ एक कलम का रोपण किया जाता है। स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाते हैं। अब टी आकार के चीरे में कलम रोपित कर दी जाती है। बाद में दोनों भागों को रस्सी की सहायता से बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है। जैसा कि इस विधि के निरूपण को हम चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसमें स्कंद ले लिया,
स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगा देते हैं और उसमें कलम प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो ये थी रोपण की विभिन्न विधियाँ, जिसमें हमने लिया एक तो जीव्यारोपण, अन्य विधि में वेज रोपण, किरीट रोपण और अब लास्ट लिया है कलम रोपण। जैसा कि लाइव क्लास में हमने लिया था, आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें जनन की दो विधियां पाई जाती हैं, एक अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के अलग अलग तरीके हमने लिए। अब जो हम ले रहे हैं वो है आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें लैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में जनन की जो दूसरी प्रमुख विधि पाई जाती है वो है लैंगिक जनन। देखिए, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें प्रमुख लैंगिक जननांग पुष्प होता है। पुष्प है वो एक रूपांतरित प्रोहतंत्र होता है, अर्थात बदला हुआ प्रोह भाग होता है, जिसमें प्रोहतंत्र की विभिन्न कलिकाएं हैं वो पाश आ जाती हैं और वो लैंगिक जननांग की भांति कार्य करता है। तो पुष्प रूपांतरित प्रोहतंत्र है, बदला हुआ प्रोहतंत्र है। ये सुंदर, आकर्षक व पौधे का लैंगिक जननांग होता है। यहाँ हम बात करें जो पौधे के अंदर या लैंगिक जनन हो रहा होता है, लैंगिक जनन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मकों का उत्पादन होता है और युग्मक हैं वो संलयित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ निषेचन होता है। तो पुष्प की हम संरचना लें तो देखिए,
पुष्प जिस संरचना द्वारा लगा हुआ होता है वो संरचना पुष्पवृंत, जिस पर पुष्प के विभिन्न भाग लगे हुए होते हैं वो पुष्पासन। फिर पुष्प में हम देखें सबसे बाहर जो प्राय हरे रंग की जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो संरचनाएं हैं, एकल संरचना है, बाह्य दल कहलाता है। और यही बाह्य दल मिलकर फिर बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। रंगीन जो संरचनाएं होती हैं बाह्य दल के अंदर की ओर वो दल पुंज होती हैं। दलपुंज की ओर लंबवत डंठल नुमा संरचना जो प्राय द्विपालित होती है वो वाली संरचना है पुंकेसर कहलाती है, जिसके प्राय हम देखें तो मुख्यतया 3 भाग होते हैं, योजी, प्राकोश और वृंत। सबसे आंतरिक भाग होता है वो जायांग कहलाता है, या जिसको इस तरीके से कह सकते हैं। इसका सबसे ऊपरी भाग वृत्तिकाग्र, उससे नीचे वाला भाग वृत्तिका, और आधारी भाग जो फूला हुआ होता है वो फूला हुआ भाग है, वो फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। तो पुष्प को हम देखें तो ऐसा पुष्प जिसमें चारों चक्र उपस्थित हो, यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें दलपुंज या यूं लें बाह्य दल कोमा दल पुमंग या पुंकेसर व जायांग उपस्थित हो, पूर्ण पुष्प कहलाता है। उदाहरण हम लेना चाहें तो जैसे सरसों के अंतर्गत हम देखें तो सरसों के पुष्प में बाह्य दल भी होते हैं, दल भी होते हैं, पुमंग भी होते हैं और जायांग भी होते हैं। तो सरसों है वो एक पूर्ण पुष्प के अंतर्गत आता है। तो पूर्ण पुष्प की विशेषता होती है कि जिसमें चारों चक्र बाह्य दल पुमंग और जायांग उपस्थित होते हैं, जबकि दूसरा वाला इस प्रकार का पुष्प होता है कि उसमें कोई ना कोई चक्र अनुपस्थित होता है, तो वो पुष्प अपूर्ण पुष्प कहलाता है। अपूर्ण पुष्प में हो सकता है बाह्य दल न हो, दल न हो, पुमंग नहीं हो। कहने का मतलब है कि चारों चक्रों में कोई चक्र अनुपस्थित हो सकता है, तो उसको अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे लौकी है, प्याज है, ये अपूर्ण पुष्प के अंतर्गत आते हैं जिसमें कोई ना कोई चक्र है वो अनुपस्थित होता है। तो हमने लिया कि पुष्प होता है, या यूं कहें आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें लैंगिक जननांग है वो पुष्प होता है। पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित प्रोहतंत्र होता है। पुष्प में प्राय चार चक्र पाए जाते हैं। इन चक्रों में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग होते हैं। तो चारों चक्रों युक्त पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाता है, और जिस पुष्प में कोई ना कोई चक्र अनुपस्थित हो तो वो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। जिसमें पपीता है, लौकी है, प्याज है, वो अपूर्ण पुष्प के अंतर्गत आते हैं।